अब देखो हिस्टोन के ऑक्टामर से मिलकर के बना होता है, तो हिस्टोन का ऑक्टामर क्या होता है? अब देखो यहाँ पर क्या है कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। प्रोटीन का ये 4 यूनिट ऊपर, 4 हो गए ना, ऐसे हम देखते हैं ये 4 यूनिट ऊपर, और ऐसे ही प्रोटीन के 4 यूनिट नीचे होते हैं, है ना, 4 यूनिट, तो 4 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, है ना, और ये ऐसे, ठीक है, ये हो गया ऑक्टामर। अब ऑक्टामर में होता क्या है? ऑक्टामर में देखो ऊपर की तरफ जो प्रोटीन है ना, तो इनके अलग अलग प्रोटीन के हम नाम देते हैं, ठीक है। H2A, है ना, H2B, H3, H4, H2A। रेयान कुछ कह रहे हो क्या? या रेयान? H2A, ठीक है, H3B, इसी तरह से, और H3 और H4 इसी तरह से। H2A एक कॉपी नीचे होगी, H2B ये दूसरी होगी, H3 और H4। तो कितने प्रोटीन हो गए? 8 प्रोटीन हो गए ना, 8 मॉलिक्यूल हो गए ना। इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टामर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल होते हैं, और ये 8 मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? ये 4-4 की, यहाँ पे 4-4 की कॉपीज है, 4 ऊपर है और इन्हीं की 4 कॉपीज नीचे है, तो इसलिए हम इनको ऑक्टामर कहते हैं। अब इसी हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर तो देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं गोल गोल से मॉलिक्यूल, हिस्टोन ऑक्टामर है। इन्हीं के ऊपर डीएनए लिपटा हुआ होता है, रैप होता है। तो डीएनए कैसे रैप होता है? देखिए, तो डीएनए का मॉलिक्यूल ऐसे रैप होता है, दिखाता हूं मैं आपको। इस तरह से डीएनए का मॉलिक्यूल एक चक्कर लगाता है, फिर पीछे से घूम के आता है, फिर एक चक्कर लगाता है, फिर पीछे से घूम के आता है और आधा चक्कर लगाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, ऑक्टामर के ऊपर डीएनए का मॉलिक्यूल 2.5 राउंड लगाता है। तो 2.5 सर्किल ऑफ डीएनए, और जो सोलेनॉइड बनी होती है वो किसकी बनी होती है? हिस्टोन ऑक्टामर की। इसको मिला करके हम कहते हैं क्या है? न्यूक्लियोसोम। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो हिस्टोन है दैट इज कैसी है? ये पॉजिटिवली चार्ज है ना, क्यों? ये बेसिक है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। इसी तरह से डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, तो इसीलिए दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं। इसके साथ में यहाँ पर होता क्या है कि एक प्रोटीन का और मॉलिक्यूल, वो प्रोटीन का मॉलिक्यूल इस तरह से डीएनए को बाइंड करके रखता है, इसको हम H1 कहते हैं। तो ये H1 मॉलिक्यूल इसको बाइंड करके रखता है। तो ये H1 मॉलिक्यूल मतलब ये क्या करके रखता है? डीएनए का जो ये सर्कल है ये खुलने ना पाए, है ना, तो ये ऊपर से चिपका के इसको रखता है इसके साथ में। तो न्यूक्लियोसोम दो चीजों को मिलकर बना होता है, हिस्टोन ऑक्टामर एंड 2.5 राउंड डीएनए। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो इसकी विड्थ होती है, चौड़ाई, है ना, इस मॉलिक्यूल की जो विड्थ होती है, इस मॉलिक्यूल की विड्थ होती है 5.5 नैनोमीटर, ठीक है, और इसकी जो लेंथ होती है दैट इज 11 नैनोमीटर। तो 11 नैनोमीटर का होता है ना। इस तरह से ये ऑक्टामर्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम में क्या होता है? तो सबसे पहले डीएनए होता है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड ऐसे लगा हुआ होता है, तो इसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। और ये न्यूक्लियोसोम और आपस में मिल करके न्यूक्लियोसोम और कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम सोलेनॉइड कहते हैं, है ना। तो अब न्यूक्लियोसोम और कॉम्पैक्ट होकर सोलेनॉइड बनाते हैं, और सोलेनॉइड फर्दर कॉम्पैक्ट होकर के क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है भाई सबको, या कोई Yes, डाउट? sir. Clear. पक्का ना? ये डायग्राम जो मैंने बनाया सोलेनॉइड स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने आपको बना ऐसे नोट कर लीजिए बिल्कुल, और एग्जाम में आप ऐसे लिख करके आएंगे। अच्छा, दो न्यूक्लियोसोम हो गए, एक ये हो गया, है ना, एक ऑक्टामर हो गया, ये हिस्टोन ऑक्टामर हो गया, और एक ये हिस्टोन ऑक्टामर हो गया। इस तरह से कई सारे हिस्टोन ऑक्टामर हो गए, है ना। अब देखते जाओ, ये हिस्टोन ऑक्टामर हो गए, इन्हीं के ऊपर डीएनए ने क्या कर रखा है? ये मैप हो रखा है। एक डीएनए फिर यहाँ आ गया, फिर इसके राउंड सर्कल मारा, फिर यहाँ गया, फिर इसके चारों तरफ सर्कल ऐसे। यहाँ पर ये दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए है,
इसको हम लिंकर डीएनए कहते हैं, वी कॉल इट लिंकर डीएनए। ठीक है, कोई डाउट हो भाई पूछिए, आपको ना समझ में आया तो पूछिए। और नोट कर लीजिएगा तो मुझे मैसेज कीजिएगा एक बारी। डन, ठीक है। चलिए नोट कर लिया ना सबने, चलिए नोट कीजिए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए, तो हेडिंग थी हमारी पैकेजिंग ऑफ डीएनए, हेडिंग वाज पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो नोट करेंगे डीएनए इज DNA is negatively charged molecule. DNA is negatively charged molecule, so that DNA is negatively charged molecule, so that it held at places with protein. With protein, DNA is negatively DNA is negatively charged molecule, so that it held at places with some protein that have positive charge, that have positive charge. Next one, it is associated with it is associated with a set of it is associated with a set of positive charge molecule
called histone, called histone. Full stop. Histones are low molecular weight protein. Histone are low molecular weight protein rich in अंडरलाइन करेंगे rich in lysine and rich in lysine and arginine, दोनों अमीनो एसिड हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन में ज्यादा एबंडेंट पाए जाने वाले जो अमीनो एसिड है वो लाइसिन और आर्जिनिन, अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, DNA and histones are loosely bound together in the ratio of 1:1, in the ratio of 1:1 to form chromatin, chromatin में हिस्टोन और डीएनए 1:1 के रेशियो में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, the positively charged alkyl group of amino acid, the positively charged alkyl group of amino acid, alkyl group, एक मिनट, तो नोट कीजिए, the positively charged alkyl group of amino acid bind strongly to negatively charged phosphate group of negatively charged phosphate group of next point, are organized to form a unit of 8 molecule, a unit of, so that के बाद क्या मैं समझ नहीं पा रहा था दक्षा, अच्छा ठीक है मैं फिर से बताता हूँ, है ना, नोट कीजिए। पहले मैंने बोला था द पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड बाइंड स्ट्रांगली टू चार्ज फॉस्फेट ग्रुप ऑफ डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि the histones are organized to form a unit of 8 molecule, called histone octamer, called
histone octamer. It consists of two molecule of each. It consists of two molecule of each H2A, H2B, H2A, H2B, H3 and H4 and H4. Full stop. The fifth molecule of histone, a fifth molecule of histone is called H1. A fifth molecule of histone is called H1 that attaches the DNA outer surface. Next point. The structure of negatively charged DNA, the structure of negatively charged DNA wrapped around positively charged histone is called nucleosome. ठीक है, अब देखो ये वाला क्या है, न्यूक्लियोसोम है ना, ये न्यूक्लियोसोम है और ये क्या है, लिंकर। न्यूक्लियोसोम और लिंकर दोनों को मिला करके हम एक टर्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं क्रोमेटोसोम। क्या कहते हैं, क्रोमेटोसोम। तो नोट करेंगे, न्यूक्लियोसोम एंड लिंकर, न्यूक्लियोसोम एंड लिंकर together with nucleosome and linker together with referred as chromatosome। ठीक है भाई, पॉइंट तो नहीं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। और अगर आपसे पूछा जाए तो कुछ नहीं करना, ये डीएनए का डायग्राम बना देना, ये न्यूक्लियोसोम बना देना, हिस्टोन ऑक्टामर बना देना और पैकेजिंग ऑफ डीएनए आप लिख देना। ठीक है, ये डायग्राम जो मैंने आपको बना के बताया है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर बना के आइएगा एज इट इज, जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है ना, तो कोई डाउट नहीं फिर है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डीएनए। टाइप्स ऑफ डीएनए, कितने टाइप का डीएनए पाया जाता है, टाइप्स ऑफ डीएनए, कितना टाइप का डीएनए होता है भाई, नोट कीजिए। फर्स्ट, एक तो कैटेगरी हो गई, दो टाइप का डीएनए होता है, सर्कुलर जो बैक्टीरिया में पाया जाता है और दूसरा लीनियर। सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोट में पाया जाता है और लीनियर डीएनए यूकैरियोट। जो लीनियर डीएनए होता है ये कई टाइप के होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए एंड जेड डीएनए, ए बी सी डी जेड, इतने टाइप के डीएनए पाए जाते हैं। द मोस्ट कॉमन डीएनए
which is found including human is BDNA. Okay, तो BDNA सबसे ज्यादा पॉपुलर डीएनए, दिस इज द मोस्ट कॉमन डीएनए. तो नोट कीजिए 5 forms of DNA. First point है 5 forms of DNA have been reported. And their structure was given by, हम सबको पता है, Watson and Crick. And their structure was given by Watson and Crick. Next point. aDNA have 11 base pair. aDNA have 11 base pair. ठीक है ना, समझते आना. एक टर्न में मतलब डीएनए के एक डीएनए में कितने बेस पेयर पाए जाते हैं. बेस पेयर क्या होते हैं या ये क्या होते हैं मैं बता चुका हूं आपको. ए डीएनए हैव 11 बेस पेयर. पर टर्न सी डीएनए हैव 9 बेस पेयर. डी डीएनए have 8 base pair. 8 base pair. B DNA is the most common, having 10 base pair. B DNA is the most common, having 10 base pair. Full stop. Next one. A, B and C, sorry, A, B, C and D, A, B, C and D, all DNA are right-handed. All DNA are right-handed. मतलब सब में जो टर्न होता है ना वो राइट हैंडेड टर्न, सब में ट्विस्टिंग जो होती है वो राइट हैंडेड ट्विस्टिंग होती है, क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग होती है. ए बी सी एंड डी डीएनए आर राइट हैंडेड. नेक्स्ट पॉइंट. जेड डीएनए इज लेफ्ट हैंडेड. जेड डीएनए इज लेफ्ट हैंडेड, contain 12 base pair per turn, contain 12 base pair per turn of helix, each turn is 45 angstrom long. जो हमारा डीएनए है ना, हमने पढ़ा हुआ था, ये जो हमारा डीएनए है इस डीएनए की लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम. ये 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, लेकिन जेड डीएनए जो होता है ये 45 एंगस्ट्रॉम का होता है. ये एक्सेप्शन है, बहुत कम में पाया जाता है, मेनली वायरसेस में इसको डिस्कवर किया गया था. एंड दिस इज एक्सेप्शनल डीएनए. ठीक है ना. It each turn have 45 angstrom long, and its shape is zigzag, and its shape is zigzag. It was discovered by, ये भी लोग कर लो, नीट का क्वेश्चन है. It was discovered by Alexander. It was discovered by Alexander Rich. It was discovered by Alexander Rich in Drosophila. It was discovered by Alexander Rich in Drosophila. ठीक है.
केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मैं आपको बता ही चुका हूं, है ना। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी भी प्रकार का डाउट? कोई डाउट नहीं, पक्का? अच्छा, तो कोई बात नहीं, जब कोई डाउट नहीं तो आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। ओके ग्रेट, चलिए आप सब समझदार हो, है ना। तो अब इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है, या डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है। अब डीएनए का रेप्लिकेशन या सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जिसको हम बोलते हैं, वो बात समझ लेते हैं कि हाउ डज डीएनए रेप्लिकेट। वैसे इसका डायग्राम मुश्किल है, मेरे पास होगा नहीं अभी, तो मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक है, तो देखिए रेप्लिकेशन डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है। तो डीएनए का रेप्लिकेट होने का मतलब होता है पर डीएनए का 1 से 2 हो जाना। डीएनए का डीएनए का डीएनए का 1 से 2 हो जाना डीएनए का रेप्लिकेशन कहलाता है। तो डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए डीएनए, एक मिनट, आप देखो डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है, हम लोग डीएनए के रेप्लिकेशन समझ लेते हैं ना। तो मैं डायग्राम हटा देता हूं आपके सामने। अब देखो डीएनए के रेप्लिकेशन इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, है ना। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। अब भाई सेमी कंजर्वेटिव देखो, डीएनए सपोज दैट हमारी बॉडी में सेल 1 से 2 होती है तो डीएनए भी डिवाइड करता है। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हमारा डीएनए डबल हेलिकल है ना और डबल स्ट्रैंडेड है, ये पूरी बात हमको पता है। तो ये हमारा डीएनए हो गया, इस बात को हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। एक्चुअल में डीएनए ऐसा होता है, ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड हो गए, और हमने पढ़ा हुआ है कि इन्हीं डीएनए के स्ट्रैंड के बीच में ये न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर 1 2 3 4 5, एक हेलिक्स 1 2 3 4 एंड 5, दूसरा हेलिक्स है ना। और यहाँ पर क्या होता है कि ये वाला जो एंड है, ठीक है, ये 3 प्राइम एंड है तो ये वाला 5 प्राइम एंड होगा, ये वाला 5 प्राइम एंड है तो ये वाला 3 प्राइम एंड, ठीक है ना। तो डीएनए में 2 हेलिक्स पाए जाते हैं, इसीलिए डीएनए के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डबल हेलिकल, है ना। 2 स्ट्रैंड, एक ये तो डबल स्ट्रैंडेड। तो डीएनए डबल हेलिकल है और डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पर ये जो ग्रूव पाया जाता है, ये गड्ढा थोड़ा सा कम गहरा होता है, इसलिए इसको हम लोग माइनर ग्रूव कहते हैं, माइनर ग्रूव। ये वाला गड्ढा ज्यादा गहरा होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मेजर ग्रूव, इसको हम मेजर ग्रुप कहते हैं, राइट। तो माइनर ग्रुप एंड मेजर ग्रुप, ये 2 तरह के इसमें ग्रुप्स पाए जाते हैं। अच्छा, डीएनए की जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ डीएनए ये कितनी होती है, तो मैंने अभी आपको बताया कि हम आइडियली जिस डीएनए को स्टडी करते हैं दैट इज बी डीएनए। तो ये जो बी डीएनए है, इस बी डीएनए की जो लेंथ है, ये बी डीएनए की लेंथ, तो ये 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और चाहे हम इसको ये बोल सकते हैं कि दिस इज 3.4 नैनोमीटर, तो दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। ये जो इसकी वृत्त होती है, तो वृत्त इसकी 20 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है, ये 20 एंगस्ट्रॉम इसकी वृत्त हो गई। अब ये डीएनए, एक डीएनए 2 में रेप्लिकेट होता है, जब एक डीएनए 2 में रेप्लिकेट होता है तो डीएनए की जो हेलिक्स होते हैं वो अनवाइंड होते हैं, ठीक है। तो ये पेरेंटल हेलिक्स है, ये हेलिक्स ऐसे अनवाइंड होते हैं, ये हेलिक्स ऐसे ओपन ओपन होता है, ठीक है, अनवाइंड हो गए। अब जब ये हेलिक्स अनवाइंड होते हैं, अब देखिए यहाँ पर इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड हमने पढ़े थे, वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने लगे, है ना।
तो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ये बेस ब्रेक होने लगते हैं। अब ये क्या है, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने लगते हैं, इसको हम पेरेंटल स्ट्रैंड बोलते हैं। अब पेरेंटल स्ट्रैंड कौन सा है, ये ब्राउन कलर से जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो सपोज दैट ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है। ऑब्वियसली ये 3 प्राइम एंड है तो ये वाला 5 प्राइम एंड होगा, और ये वाला फिर आपका कितना हो जाएगा, 3 प्राइम एंड हो जाएगा, है ना, तो 3 प्राइम एंड हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि ये ब्राउन कलर से बताया दिस इज पेरेंटल स्ट्रैंड। पेरेंटल स्ट्रैंड पे नया स्ट्रैंड बनता है ना, तो पेरेंटल स्ट्रैंड रह जाता है और उस पर नया स्ट्रैंड बनता है। तो मतलब पेरेंटल स्ट्रैंड हमेशा जब भी नया डीएनए बनेगा तो उसमें एक स्ट्रैंड पुराना वाला होगा, एक स्ट्रैंड नया वाला होगा, तो पुराना वाला स्ट्रैंड कंजर्व हो जाता है। इसीलिए इस मॉडल को हम सेमी कंजर्वेटिव मॉडल बोलते हैं। तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ये कहता है कि जब भी नए डीएनए के स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है तो एक स्ट्रैंड ओल्ड डीएनए का होता है और उस पुराने ओल्ड डीएनए के स्ट्रैंड पे नए डीएनए का नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए वो पुराना स्ट्रैंड है, तो पुराना स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करता है, टेम्पलेट सांचे की तरह काम करता है, और उस टेम्पलेट पे एक नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से ओल्ड स्ट्रैंड पे नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन, तो 50% न्यू होता है और 50% ओल्ड होता है। इसी मॉडल को हम सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं। क्लियर भाई, समझ में आया सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्या है, पक्का? तो ये वाला देखिए, ये वाला जो स्ट्रैंड था, दिस स्ट्रैंड, दिस इज पेरेंटल स्ट्रैंड एट दिस वन, ये आपका पेरेंटल स्ट्रैंड हो गया, है ना। और ये जो मैंने ब्लू कलर से आपको बनाया, दिस वन, दिस इज न्यू स्ट्रैंड, ठीक है। सो 50% न्यू है और 50% ओल्ड है। इससे हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, ये बात एक्सप्लेन करने वाला कौन था, हु एक्सप्लेन द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए। तो हम पढ़ेंगे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए का जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो सेमी कंजर्वेटिव ऑफ मॉडल वाज एक्सप्लेन्ड बाय मिशेल्सन एंड स्टॉल। मिशेल्सन और स्टॉल दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि डीएनए जो रेप्लिकेट करता है वो सेमी कंजर्वेटिव वे में रेप्लिकेट करता है, ठीक है। नोट कर लिया क्या भाई, नोट कर लिया? अरे बोलो भाई, कुछ मैसेज तो करो, समझ आया नहीं आया, समझ में आया? आयशा, पाकिया, समझ आया? ओके ग्रेट। रेयान, समझ आ रहा है बेटा? अच्छा भाई लोगों, आज 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 क्लास सिर्फ 5 o'clock तक है, ठीक है ना, सिर्फ 5 o'clock तक आज क्लास लूंगा, ठीक है। फिर कभी एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, और है ना। ओके सर। ठीक है, स्पीड हालांकि हमारी ठीक है, लेकिन थोड़ी सी क्लास बढ़वा लो भाई, है ना, जिससे हमारा जल्दी से सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो नोट करिए, अच्छा मिशेल्सन और स्टॉल का मैं मॉडल आपको बताता हूँ, इसको अगर आपने नोट कर लिया। देखो मिशेल्सन और स्टॉल ने क्या किया, नॉर्मली हमने ये पढ़ा हुआ है कि डीएनए में दो चीजें पाई जाती हैं, शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस। तो नाइट्रोजनस बेसिस में नाइट्रोजन तो पाया जाता है, नॉर्मल जो नाइट्रोजन होता है वो N14 होता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, एक और नाइट्रोजन के आइसोटॉप का यूज किया, N15। N15 हैवी आइसोटॉप है, इट इज नॉट रेडियोएक्टिव, है ना। तो ये क्या है, एक ये नाइट्रोजन का हैवी आइसोटॉप इन्होंने यूज किया, हैवी आइसोटॉप, ठीक है। तो हैवी आइसोटॉप इन्होंने यूज किया। अब इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि एक डीएनए को लिया और उस डीएनए को ग्रो किया किसमें, या एक बैक्टीरिया को लिया, उस बैक्टीरिया को इन्होंने ग्रो किया एक ऐसे मीडियम में जिस मीडियम के अंदर N15 था। तो N15 वाले में, तो पहले एक नॉर्मल वाला डीएनए था, उस नॉर्मल वाले डीएनए को बार बार इन्होंने ग्रो किया किसमें, N15 में। तो अब क्या हुआ, इनके पास एक एक्सपेरिमेंटल डीएनए बन गया, जिस डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस थे उन सब में जो नाइट्रोजनस बेसिस N15 है ना, तो N15 वाला इन्होंने एक डीएनए बना लिया। तो बार बार रेप्लिकेट करके, क्योंकि देखो जिस मीडियम में रखा जाता है उसी मीडियम से वो नाइट्रोजन लेगा,
तो जब इन्होंने ऐसे मीडियम में रखा जिस मीडियम में नाइट्रोजन का हैवी आइसोटॉप मौजूद था, तो नए डीएनए के सिंथेसिस के लिए बार बार बैक्टीरिया एक्सटर्नल मीडियम से नाइट्रोजन ले रहा था। अब जो एक्सटर्नल मीडियम से जो भी नाइट्रोजन ले रहा था, वो नाइट्रोजन कैसा था? हैवी आइसोटॉप वाला। तो अब फाइनली कई सारी जनरेशन के बाद N15 वाला डीएनए बन गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इस बैक्टीरिया को एक नॉर्मल वाले मीडियम में रखा। नाउ दे केप्ट इन नॉर्मल मीडियम। अब जब नॉर्मल मीडियम में रखा, तो उस नॉर्मल मीडियम में जो डीएनए मौजूद था वो N14। अब इन्होंने देखा जो नया वाला डीएनए बन रहा है, तो नए वाले डीएनए में 50% जो स्ट्रैंड बन रहा था, देखिए 50% तो स्ट्रैंड किसका होगा? N15 वाला। ये 50% स्ट्रैंड N15 वाला, तो ये N15 वाला हो गया। दूसरा वाला भी इसका आधा सेकंड हाफ जो था, दिस वन, ये भी क्या था? N15 था, तो 50% N15। अब नया वाला जब डीएनए बनना है, तो नया डीएनए बनने के लिए इन्होंने जो नाइट्रोजन्स लिए वो एक्सटर्नल मीडियम से लिए, और वो क्या थे? N14 वाले थे। तो नया वाला जो डीएनए बना, उसकी जो डेंसिटी थी N14 थी। तो इन्होंने देखा कि रेप्लिकेशन के बाद जो डीएनए बना, उसकी डेंसिटी 15 और 14 के बीच है। इस बात से इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि हमेशा पुराने टेम्पलेट पे नए टेम्पलेट का फॉर्मेशन होता है, और डीएनए सेमी कंजर्वेटिव है। मतलब जब भी नया डीएनए बनता है, तो 50% पैरेंटल डीएनए 50% पैरेंटल डीएनए कंजर्व रहता है, और उसी टेम्पलेट के ऊपर नया वाला डीएनए बनता है। ठीक है, तो 50% ओल्ड डीएनए होता है और 50% न्यू डीएनए। समझ में आ गया भाई? मिशेल्सन और स्टेल का एक्सपेरिमेंट। डाउट किसी को? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? नोट कर लिया? ठीक है, वेरी गुड, बड़े स्मार्ट हो तुम लोग यार। ठीक है, वेरी गुड। तो चलो फिर नोट कर लो, मिशेल्सन और स्टेल का एक्सपेरिमेंट। मिशेल्सन और स्टेल का एक्सपेरिमेंट। The semi-conservative DNA replication, semi-conservative नया डीएनए मतलब ऑफिस, हाँ बिल नहीं नहीं नए, ऐसा नई वाली सेल बनेगी ना। मान लो हमारी एक सेल है ना, हमारे अंदर एक सेल है। इस एक सेल में अब क्या, इस एक सेल को एक से दो में डिवाइड कर रहे हैं ना, सेल डिवाइड करेगी। तो सेल जब डिवाइड करेगी, तो पहले डीएनए रेप्लिकेट होगा, डीएनए का कंटेंट डबल होगा, है ना। तो इसी सेल के अंदर नया डीएनए बनेगा, है ना। तो ओल्ड टेम्पलेट में नया डीएनए बनेगा, तो इसी सेल के अंदर जो डीएनए बनेगा, तो 50% डीएनए पूरा होता है, पुराना होता है, 50% नया होता है। सेल डिवाइड करती रहती है ना, तो एक से दो जब डिवाइड करेगी, तो सेल को डिवाइड करने के लिए अपना जेनेटिक मटेरियल डबल करना पड़ेगा। और जब जेनेटिक मटेरियल वो डबल करेगी, तो ऑब्वियसली नया डीएनए की सिंथेसिस करेगी। तो पुराना वाला 50% पुराना वाला होगा, और उस पर जो सिंथेसिस होगी वो हमेशा नए वाले डीएनए की होगी। क्लियर है? ऐसा समझ आया? ठीक है, नोट करो। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन in eukaryote, semi-conservative DNA replication in eukaryote was explained by first time ट्वाइलर। तो सबसे पहले ट्वाइलर ने, तो सबसे पहले इस मॉडल सेमी कंजर्वेटिव डीएनए मॉडल को जो एक्सप्लेन किया वो ट्वाइलर ने किया, ठीक है ना। लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस मिशेल्सन और स्टॉल ने दिया। तो नोट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, द experimental evidence for semi-conservative replication was given by
Michelson, Michelson, Michelson and Stoll. He given experimental evidence. He given experimental evidence which supported this semi-conservative, which supported this semi-conservative model. ठीक है, next point. They produced E. coli bacteria. They produced E. coli bacteria in medium having N15 isotope. In medium having N15 isotope for many generation. For many generation. Next point. Now the bacterial cell was allowed to grow in the medium having N14 having कोलाई. एक्चुअली क्या है ना आयशा, ये एस्चेरिशिया जो कोलाई है ना, ये नहीं ग्राम पॉजिटिव नहीं, इसको इजी होता है कैरी करना, जल्दी से रेप्लिकेट करता है, बहुत कॉमन होता है. तो जैसे कि हम जेनेटिक्स में पी प्लांट ले लेते हैं या फिर डिसेक्शन के लिए फ्रॉग को ले लेते हैं, ये बड़े हैंडी होते हैं. तो हम ऐसे एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म को लेते हैं जो बहुत हैंडी होता है, बहुत आसानी से सर्वाइव कर जाता है और उस पर एक्सपेरिमेंट करना आसान होता है, इसलिए एक्चुअली हम ई कोलाई को लेते हैं. और ई कोलाई इजिली अवेलेबल हो जाता है, हमारे हर टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाता है और बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है. इसमें बहुत सारी खूबियां हैं जिसके लिए हम ई कोलाई को एज ए एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं जेनेटिक्स में और हमेशा बैक्टीरिया की स्टडी में, बैक्टीरियोलॉजी, राइट. सो दैट इज द एक्चुअल रीजन. तो नोट करेंगे. नाउ दिस बैक्टीरिया वाज अलाउड टू ग्रो इन मीडियम containing N14. Full stop. Next point. The first generation of bacteria were extracted and it was found that density of their DNA is between N15 and N14. It proves that the replication of DNA is semi-conservative. The replication of DNA is semi-conservative. So this is the way
हाउ डीएनए रेप्लिकेट, है ना, ऐसे डीएनए रेप्लिकेट करता है। और अब जो रेप्लिकेशन डीएनए का ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब देखो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या होता है, एक से डीएनए का दो बन जाना, है ना। तो डीएनए में ये सेल्फ कैपेबिलिटी होती है कि वो खुद से डिवाइड करके एक से दो बनने में कैपेबल है। डीएनए का रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। ये इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए एज वेल एज फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। इसमें जैसे हेलिकेज हो गया, टोपोआइसोमरेजेस हो गया, गायरेजेस हो गया, है ना, ये जितने सारे एंजाइम यूज करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज हो गया, है ना, डीएनए प्राइमर क्या होता है, प्राइमेज क्या होता है, फिलर कैसे काम फंक्शन करते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं। या तो क्वेश्चन फ्रैगमेंट्स में पूछे जाते हैं 2 मार्कर 3 मार्कर, या फिर कंप्लीट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए यू विल गेट 5 मार्क क्वेश्चन in your board examination, and the same time you will get question from your properties of these enzymes, like what are the properties of topoisomerases, helicases का क्या होता है, gyrases की क्या होती है, ये सब questions आपको मिलेंगे। तो ये एक लंबा टॉपिक है और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, बताइए। आयशा, दोनों आयशा बताओ भाई, द्रक्षा, फाकिया, रेहान, पूरा समझ में आ गया पक्का? क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ हमें पढ़ना है, रेप्लिकेशन पढ़ना है, ट्रांसलेशन पढ़ना है ना, और टाइप्स ऑफ डीएनए, और हमारा ये हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन का से मिलता जुलता है ना, हाँ, ये ट्रांसक्रिप्शन का ही प्रोसेस है। मतलब ऐसा जो ट्रांसक्रिप्शन डीएनए का होता है वो सेमी कंजर्वेटिव पैटर्न से होता है। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करेंगे। बट आई विल सजेस्ट यू कि थोड़ी सी आप लोग क्लास बढ़ा लो, है ना, जिससे कि नेक्स्ट वीक से, जिससे कि आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत लेट स्टार्ट किया है ना। ठीक है, तो एक बार